नमस्कार दोस्तों। 2020 है और किसी भी खुशखबरी का मिलना यहाँ पे रेयर है ना। लेकिन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट की अप्रूवल मिल चुकी है। जिस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम बचपन से जानते आ रहे थे, बचपन से कोसते आ रहे थे, वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। क्या है इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, क्या रह सकते हैं इसके प्रोज, क्या हैं इसके कॉन्स और क्या कुछ चैलेंजेस इसको दे के जाने होंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन में। आइए पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं कि इस नए एजुकेशन पॉलिसी में क्या कुछ नया है। वैसे तो बहुत कुछ नया है, लेकिन ब्रीफली डिस्कस करते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स। और सबसे मेजर पॉइंट जो कि पूरा जो सिस्टम है, जो बेसिक स्ट्रक्चर आज तक हम देखते आ रहे थे, उसको चेंज करने वाला है। वो है जो स्ट्रक्चर, एजुकेशन स्ट्रक्चर। 10+2 का सिस्टम था हमारे स्कूल एजुकेशन में। 10 साल का एक था कह सकते हैं मॉड्यूल, उसके बाद 2 साल का था। अब वो सिस्टम को चेंज कर दिया गया है 5+3+3+4। अब इसका मतलब क्या है? अब 3 साल से जो सरकार है ये डिसाइड कर रही है कि 3 साल से आपका एजुकेशन शुरू होता है। हम ये देख रहे थे कि प्ले स्कूल वगैरह में, नर्सरीज में बच्चे जा रहे थे 3 साल से ही, लेकिन उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं मिली थी, गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन नहीं मिला था। अब एक्सपर्ट्स के कमिटीज़ और काउंसिल्स के डिस्कशन के बाद 3 साल को भी एजुकेशन सिस्टम में शामिल कर दिया गया। अब जो पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है आप यहाँ से देख सकते हैं। जो पिक्चर है आप वहीं से नज़र डाल सकते हैं, जो पुराना सिस्टम था और नया सिस्टम है। दूसरा जो चेंज है वो है HRD मिनिस्ट्री में। HRD मिनिस्ट्री को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम दिया जाएगा। तीसरा, स्कूल एजुकेशन में ही जो हमारा चेंज आया है वो है मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, सपोज़ कोई बिहार से है तो उसके रीजनल लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाएगा। उड़ीसा से है, उनके रीजनल लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, ये एक आपको दिया गया है प्रिविलेज कि आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी कहा गया है कि आप किसी भी बच्चे को कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज फोर्स नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा इम्प्लीमेंटेशन में, जो कि हम चैलेंजेस में डिस्कस करेंगे। सारे चेंजेस हैं इस पॉलिसी में, जैसे कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स थे उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई। अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे थे एक टेंस्ड एटमॉस्फेयर में हो रहे थे, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब ये बोर्ड एग्ज़ाम्स को रिलेटिवली ईजी बनाने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड एग्ज़ाम्स इस अब की बार से इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे। पहला जो कि मेन एग्ज़ाम होगा, दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो एक टाइप का आपका इम्प्रूवल टेस्ट की तरह होगा, जो कि कंपलसरी नहीं होगा, जिसको चाहिए वो दे सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है पहला कि जो टेंस्ड एटमॉस्फेयर में एग्ज़ाम दे रहे थे बच्चे, वो घटेगा कि हमारे पास अब सिर्फ एक चांस नहीं रहेगा, हमारे पास 2 चांस रहेंगे हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए हमारे मार्कशीट्स में। दूसरा, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे थे, जेईज़, नीट, NDAs, जो भी सारे अंडरग्रेड कोर्स, उन सारे बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब वो लोग उसके ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा अपना फोकस दे सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता बोर्ड्स में मार्क कम आ भी गए, अपने एक्सपेक्टेशन से कम आ भी गए, तो भी उनके पास एक मौका रहेगा उसको इम्प्रूव करने में। अब ये एक वेलकम स्टेप है। क्लास 6th से वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और जो सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। अब इससे क्या होगा? बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, पढ़ाई के साथ साथ उसको दूसरे सारे चीज़ों में भी इंटरेस्ट जिसमें है उसमें भी वो आगे जा सकता है। अगला जो फैसिलिटी है, अगला जो प्रोविज़न है, उसमें ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ये दोस्तों अनोखी चीज़ है, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी रख सकते हैं अपने चॉइस में। अब PCM, PCB, CBZ, ये सारी जो चीज़ें थी वो सारी हट गई हैं। जो रिजिडिटी थी कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम
आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, ये सारी अब नहीं रही है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट्स किसी भी स्ट्रीम में आप ले सकते हैं। आप यहाँ तक कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें भी आप अपने सब्जेक्ट्स में रख सकते हैं। दोस्तों कितना ये अगर आप गहराई से सोचें तो इसका बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। किसी को पसंद नहीं भी है कोई सब्जेक्ट, वो भी उसको इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में अपने साथ लेके रखना पड़ता था, जिसकी वजह से उसके ओवरऑल जो मार्क्स हैं उसमें कमी आती थी, जिसमें ये जो सिस्टम है उसके ऊपर बहुत काम किया गया और इस सिस्टम में बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन का प्रोसेस को भी चेंज कर दिया गया है। पहले कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते थे, अपने अपने इंस्टीट्यूट अपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती थी या फिर यूनिवर्सिटीज़ कुछ मेरिट के बेसिस पे लेती थी। लेकिन अब का जो सिस्टम है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो सिंगल एंट्रेंस टेस्ट करेगा सारे हायर एजुकेशन में एडमिशन्स के लिए। और जो दूसरा सबसे बड़ा इसी एडमिशन प्रोसेस में फ़ायदा होने वाला है वो है प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूट में जो डिफरेंसेस आते थे प्राइसेस में। आपको ये पता ही होगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट कितने हाई चार्जेस लेते थे और एक्सप्लॉइट करते थे स्टूडेंट्स को, वो सब बदलने वाला है। अब कैप्स लगाई जाएंगी, कुछ स्लैब्स लगाए जाएंगे कि इससे ज़्यादा आप फीस नहीं ले सकते। तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो यही सब थी बेसिकली जो सारे सिस्टम्स थे, जो सारे हमारे प्रोविजंस थे इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और भी कई सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे। जो टीचर्स के मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो रहेगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। तो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आपको करना पड़ेगा टीचर बनने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे हैं, मेजर पॉइंट्स यही सब थे। अब आइए डिस्कस करते हैं उसके प्रोबेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अगर इस पॉलिसी का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो कि एक चैलेंज अवश्य रहेगा, तो इंडियन गवर्नमेंट के क्लेम के अनुसार ये 2035 तक इंडिया ग्लोबल एजुकेशन पावर बन सकती है। और ये एक छोटा अचीवमेंट नहीं है दोस्तों। इस पॉलिसी का बहुत सारे प्रोज हैं, जैसे कि यहाँ पे मदर टंग की वजह से लैंग्वेज बैरियर हटेगा, कॉमन स्टैंडर्ड्स रहेंगे प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, जैसे कि कुछ उसके पॉलिसी में भी मेंशन किया गया है, प्रोग्रेस कार्ड से लेकर के वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी चीज़ों में आपको स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट का बहुत सारा कुछ हिंट्स मिलेंगे। अगला जो मेजर जो कि फ़ायदा ये रहने वाला है कि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को फोकस दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रट्टा लगा के जाते थे और एग्ज़ाम्स में लिखते थे। ये सारी चीज़ों में बहुत सारा परिवर्तन लाया गया है। एग्ज़ाम्स जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उनको चेंज करने का प्रपोज़ल है, तो इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किस प्रकार का चेंजेस रहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ना कि आपका जो मेमोरी पावर गेन करने के ऊपर। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एजुकेशन में रिफॉर्म आने वाला है वो 21st सेंचुरी का नीड है। जो ये 34 ईयर पुराना एजुकेशन पॉलिसी 3 डिकेड से जो चलता आ रहा है, क्या उसमें इस जनरेशन के डिमांड्स, इस जनरेशन के नीड्स को फुलफ़िल करने का उतना मादा रखता है? जी नहीं। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, इससे आपको वो रिफॉर्म्स सारे नज़र आने लगेंगे जो कि नीड ऑफ द आवर है। वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो एज सच इतना कुछ वीकनेस नहीं है। एज ऑफ नाउ तो कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको इसमें कोई वीकनेस आपको ढूंढनी है तो। फिर भी एक जो मेजर वीकनेस इसमें नज़र आ रहा है वो है मदर टंग का यूज़। मदर टंग का यूज़ इसमें पॉलिसी में कहा गया है कि क्लास 5th तक आपको मदर टंग होना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
ऑल्दो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी बोला गया है कि कोई स्टूडेंट के ऊपर आप इम्पोज नहीं करेंगे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो ये एक डिलेमा क्रिएट करता है। और ये भी है कि जो सारे ट्रांसफ़र्स होते हैं, मान लीजिए कोई बिहार से ट्रांसफ़र होके दिल्ली जाता है, कोई नॉर्थ से ट्रांसफ़र होके साउथ को आता है, वहाँ पे लैंग्वेज में डिफरेंस नज़र आएंगी। वो टीचर्स का ट्रांसफ़र हो सकता है, बच्चों का ट्रांसफ़र हो सकता है अपने पेरेंट्स के जॉब ट्रांसफ़र की वजह से। इस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मदर टंग एक बैरियर बन के रहेगा। वो जो लैंग्वेज बैरियर हटाने की बात कर रहे थे, वही लैंग्वेज बैरियर बन जाएगा। अब केवीज़ और जेएनवीज़ में आपको पता होगा कि ऑल इंडिया ट्रांसफ़र होता है टीचर्स का, तो यही सारे सिस्टम, यही सारे जो मदर टंग की समस्या है वो कहीं ना कहीं गेम में आएंगी, पिक्चर में आएंगी। दूसरा जो इसी मदर टंग रिलेटेड प्रॉब्लम है वो है प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, जिनका नाम ही है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। तो वो कैसे मान लीजिए तेलुगु में, उड़िया में कैसे अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मदर टंग वाली जो स्कीम है, जो सिस्टम है, जो पॉलिसी में मेंशन किया गया है, उसको क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, अगर इस पॉलिसी में कुछ भी चैलेंजेस रहने वाला है तो वो है खुद इम्प्लीमेंटेशन। क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास उस क्वालिटी के टीचर्स हैं? क्या हमारे पास उस क्वांटिटी के टीचर्स हैं कि हम वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकें, हम ये भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी साइंस स्ट्रीम में ऐड कर सकें, जो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकें? क्या उस कदर के हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब अवेलेबल हैं? ये एक मेजर क्वेश्चन है जो कि हर किसी के दिमाग में, हर किसी के जहन में आएगा, और ये आना भी चाहिए। और इसी कुछ ऐसे ही कुछ चीज़ों की वजह से, जैसे कि मैंने मदर टंग के बारे में भी बात किया, तो इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। ऑन पेपर बेस्ट है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको टेस्ट करना पड़ेगा इस एजुकेशन पॉलिसी को। और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से रहता है तो इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा जो चैलेंज रहने वाला है वो है कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन स्टेट्स के साथ। अब आपको ये पता है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, कि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब कंकरेंट लिस्ट क्या है? मैक्सिमम लोगों को, मेजॉरिटी को पता ही है कंकरेंट लिस्ट क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जो सेंटर लिस्ट है उसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका ऑटमोस्ट नेशनल इम्पोर्टेंस है, जिसमें जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, स्कीम्स बनते हैं वो सारे सेंटर बनाता है। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि स्टेट्स सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और वो सारे कंसर्न हैं स्टेट्स के साथ। सेंटर लिस्ट में आते हैं, सेंटर लिस्ट में डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वार एंड पीस, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्टेट लिस्ट में आप लोकल गवर्नेंस की बात कर लीजिए, पुलिस की बात कर लीजिए, स्टेट पब्लिक सर्विस, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो कंकरेंट लिस्ट है वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर बोथ स्टेट और सेंटर दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं और दोनों ही उसके ऊपर लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, और इसी में आता है एजुकेशन। तो सेंटर का सिर्फ पॉलिसी बना देना सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे स्टेट का कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन दोनों ज़रूरी हैं। और यही सब चीज़ें हैं जो कि एक चैलेंज प्रोवाइड करेंगी, एक चैलेंज के तौर पर सामने आएगी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। मेरे ओपिनियन में पहले तो हैट्स ऑफ कि 34 साल बाद कोई भी गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लेके आई है जो कि एजुकेशन को रिफॉर्म करने पर ध्यान दे रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है जो कि एक शेम है कि, और आप कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्यों ऐसा है। जब आप उसको रिफॉर्म ही नहीं करोगे तो कहाँ वो ग्लोबल एजुकेशन के साथ कम्पीट करेगा। इसमें कुछ लैकुनर्स हैं
और जो भी लैकुनाज हैं वो बेयर मिनिमम है। इससे कम लैकुनाज कोई भी पॉलिसी में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, मदर टंग का प्रॉब्लम, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ये 3 चीज़ों को अगर एड्रेस करने में कामयाब रहते हैं बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, देन इससे अच्छी एजुकेशन पॉलिसी शायद हमने आज तक नहीं देखी होगी। ऐसा ये हो सकता है। इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है, इसमें टीचर्स की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है, इसमें स्टूडेंट्स की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है, रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी के ऊपर फोकस किया गया है, प्रैक्टिकल चीज़ों को अंदर लेके आया गया है। जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं उनको इसमें एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की गई है। अब देखना ये रहेगा कि ये सारे पेन एंड पेपर में ही रहते हैं या फिर ग्राउंड रियलिटी में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।